आज अपने एक रिपोर्ट पर बात करेंगे। WHO ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें कई फैक्ट्स है, आपको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आंकड़ों वाले जो क्वेश्चन होते हैं या ऐसे क्वेश्चन जो मतलब जब आते हैं तो लगभग कोई कर नहीं पाता है, उसी दिशा का ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो, ठीक है ना। बाकायदा इस पर ऑडिटोरियल आ रहे हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि जिस विषय पर ऑडिटोरियल आ जाए वो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। 99% ऑडिटोरियल वगैरह जो होते हैं ना, पढ़ते होंगे, जिस पर कोई विशेषज्ञ अपनी राय दे दे, लिख दे, ठीक है ना, एक लेख लिख दे, अखबार में आ जाए वो लेख, वो इंपॉर्टेंट होता है। कई पत्रिकाएं होती है, जैसे योजना पत्रिका होती है, विज्ञान प्रगति पत्रिका होती है, कुरुक्षेत्र पत्रिका होती है। इन पत्रिकाओं में यदि कोई लेख आ जाए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आंख बंद करके आप उस पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं हमें जानने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, ये जान नहीं पाता है कि मेरे लिए काम की क्या चीज़ है। उस दिशा में ये थोड़े से आपको मैंने चीज़ें बताई है। तो ऑडिटोरियल जिस बात पर आ जाए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पर ऑडिटोरियल आया हुआ है, लिखिए, स्वास्थ्य पर रिपोर्ट। स्वास्थ्य पर रिपोर्ट ये जो जारी की गई है, ये जारी की गई है WHO के द्वारा। अब ऑब्वियसली बात है, यदि WHO ने जारी की है कि जो कि स्वास्थ्य के संबंध में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। WHO आप जानते ही हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948। इसी कारण से हम 7 अप्रैल को क्या बनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है ये जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है, आप लोग आते जाते रहते हो। और इसके जो हेड है या डायरेक्टर जनरल है या महानिदेशक है वो है टेड्रोस अथानोन। टेड्रोस अथानोन, ये टेड्रोस अथानोन इथोपिया के है ये, ठीक है ना। इथोपिया नामक कंट्री आप जानते हो, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ के हैं ये। कई बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। इनके पूछने का रीज़न ये भी हो सकता है, कारण ये बन सकता है, आप जानते हो कि जामनगर गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा का केंद्र खोला गया आयुर्वेद के संबंध में। उस समय ये उपस्थित थे, तब ये इन संयुक्त रूप से खोला गया। ये वहाँ पर खड़े थे उद्घाटन समारोह में, भारत के अंदर आए थे ये। तो आप समझ सकते हो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस हो जाती है इसकी, ठीक है ना। तो थोड़ी सी एक मैंने चर्चा की, मैं तो रिपोर्ट पे आऊँगा। रिपोर्ट को पढ़ने से पहले एक शब्द को जानना पड़ेगा, और वो शब्द है OOPE। OOPE। अब ये जो शब्द है आपसे पूछा जा सकता है कि OOPE क्या होता है। अखबारों में अक्सर चर्चा में आए हुए OOP का पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि जो मैं आपको रिपोर्ट बताने जा रहा हूं आप खुद कहोगे कि सर ये पूछा जा सकता है, आप खुद कहोगे यदि थोड़ी सी भी समझ रखते हो तो, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। अब आपको पता लगेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है, चल क्या रहा है। तुम सुनते कुछ हो, होता कुछ है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, WHO ने कहा है, और अभी अप्रैल में कहा है, ठीक है ना। अप्रैल कौन सा, 2024 वाला, अभी कहा है। इसका मतलब पिछले कोई सर्वे है, कोई ताज़ा रिपोर्ट तो दे नहीं, कुछ तो है ही। इसमें देखो, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, पॉकेट मतलब आपकी अपनी जेब। लिखिए, वह खर्च
वह खर्च जो आप अपनी पॉकेट से करते हैं। वह खर्च जो आप अपनी पॉकेट से करते हैं। समझ में आ गई बात सारी? नई लाइन से लिखना, WHO के अनुसार प्रत्येक भारतीय, WHO के अनुसार प्रत्येक भारतीय मतलब एक भारतीय अपनी पॉकेट से अपने स्वास्थ्य पर 48% खर्च करता है। 48% खर्च करता है। अंडरलाइन कर दीजिए 48% को। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत के लिए OOPE 48% है? कह सकता हूं ना, यदि आपको कहीं पढ़ने को मिले तो। ठीक है ना, चलो छोड़िए इसको, ये लाइन पढ़िए। WHO के अनुसार प्रत्येक भारतीय अपनी पॉकेट से अपने स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर 48% खर्च करता है। प्रत्येक भारतीय, ये बात कही है। ठीक है ना, इसका कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कोई बीमारी हुई, आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है ना, चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे भारत के संबंध में अपने बात करें तो जन औषधि केंद्र चल रहे हो, क्योंकि दवाइयों का खर्चा तो होता है ना, चाहे आयुष्मान भारत योजना चल रही हो, कोई भी चल रहा हो, तो WHO क्या कहता है कि चाहे कैसा भी सिस्टम हो, तो यदि आप किसी हॉस्पिटल में गए तो वहां का खर्चा है 10,000 रुपये आया टोटल, मान लीजिए टोटल खर्चा है 10,000 रुपये, ये लग गया। तो इस टोटल खर्चे में यदि मैं इसको 50% मान के चलूं, जो कि मान भी सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, समझने के लिए माना जा सकता है, तो ये मान लीजिए 50% है। ठीक है, तो वो कहता है कि यदि कुल खर्चा एक व्यक्ति का 10,000 रुपये है, तो इसमें से 5,000 रुपये तो सरकार दे रही है और 5,000 रुपये आप अपनी पॉकेट से दे रहे हो। ये भारत की बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 18% है। अब आप कहोगे नहीं जी, ये तो आयुष्मान योजना चल रही है, ये चल रही है। जब आप इसके निचले स्तर पर जाओगे, जब आप इसके आधार स्तर को जांचोगे ना, आपको तब पता लगेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। जब आप वहां जाते हो तो आपको पता लगता है कि कई समय तक तो आपकी एंट्री नहीं होती है, कि नहीं है ना। डॉक्टर आता है कि नहीं ठीक है जी कर देंगे, लेकिन ये बाहर से ये दवाइयां ले आओ। ठीक है ना, आपको ये बेड नहीं मिल सकता, ये आयुष्मान में नहीं आता है, बेड लेना है तो ये दो। नहीं होता क्या? होता है ना, ये चीजें होती है ना सारी। तो वो WHO यही कह रहा है कि ये जो आप करते हो छोटे छोटे खर्चे मिलाकर, ये 50% हो जाता है, लगभग 50% हो जाता है। और आप जानते हो कि स्कैंडल कई सामने आए हैं। अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ जयपुर के नामी गिरामी हॉस्पिटल में एक स्कैंडल सामने आया था। कोई अंग किडनी वगैरह का बेच रहे थे। अब कोई विश्वास से गया, बेचारे का ऑपरेशन करेंगे तो बेहोश तो करेंगे। अब बेहोश में पता नहीं क्या निकाल ले, क्या भरोसा। अब अंदर से कोई माल चला गया, अब उसका तो कैसे पता लगेगा यार, नहीं पता लगेगा। अब कहेगी जी दर्द हो रहा है, तो दर्द तो क्या दवाइयों के कारण हो रहा है, ये ले लो सही हो जाएगा। अपने को क्या पता यार, आजकल ऐसी ऐसी चीजें आ गई, भरोसा नहीं होता क्या निकाल ले, पता ना लगे। आ गया ना, मैं कोई अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं अपने। अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही तो पढ़ा है, आपने थोड़ी कहा है। और नामी गिरामी हॉस्पिटल है, लोग भरोसा करते हैं। और लोग जब बीमार होते हैं तो
ऐसा कहते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं वहां जाता, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं गवर्नमेंट में जाऊंगा, एसएमएस में जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं लोग। आप सोचिए विश्वास कितना करते हैं। और पता लगा किडनी निकाल ली, अब बेचारी दो होती है वो जो पता ही नहीं, वो एक लेके फिर घूम रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। ये चिकित्सा हो गई, इस मामले में बहुत गंभीर है। शिक्षा में भी ये दलदल की जैसी स्थिति आ गई है। मतलब नहीं होता है कोचिंग संस्थानों को बच्चे को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है, नहीं है मतलब। मैं खुद इसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूं। ये है, ऐसी चिकित्सा में भी है, मेडिकल में भी है ये। हमें याद है कि जब बचपन में आपने भी देखा होगा, मतलब बचपन में ऐसा होता था कि कोई डॉक्टर आता था, वो सबसे पहले ये कहता था इसकी तो कोई बीमारी नहीं है, चाहे होती होगी, लेकिन वो कहता यही था इसके कुछ नहीं है। वो डांट से और डांट लगाते थे, और डांट लगाते लगाते एक गोली मुंह में डाल देता था, उसी से सही हो जाते थे। हम इस मायने में डर कर नहीं जाते थे यार ये डांट लगाएगा, इसलिए मन में ही आता था कि हम बीमारी नहीं है, और सही हो जाते थे। अब तो कहते थे अरे यार आप तो लेट हो गए, लेट हो गए। फिर कहते जी ऐसे मत करो जी, कुछ तो करो। ले चलो कुछ तो करता हूं, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा खर्चा आ जाएगा, वो लगा लगा के कर देते हैं। कल परसों में एक गया था सूरतगढ़ हमारे, तो वहाँ पर एक पानी के संबंध में कोई चल रही थी बात, तो वहाँ एक मीटिंग वगैरह हो रही थी, तो मेरे को भी वहाँ बुला लिया, तो मैं चला गया। खाना मिल रहा था, मैं चला गया। तो वो बताने लग गए कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, सामान्यतः हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपका अध्ययन करके एक प्लॉट बुक करवा देता है कि ये आ गया, मेरा काम हो गया, मेरी किस्त आ गई ये करवा देता है। हकीकत है, ये हकीकत है। कोरोना में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो कमाई की, कहते हैं 60% डॉक्टर, मतलब 100 में से 60 जो डॉक्टर थे, 60% डॉक्टरों ने अपना खुद का क्लिनिक कोरोना के बाद खोला था। क्लिनिक खोलना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, आसान नहीं होता है इतना क्लिनिक खोलना। तो वो 60% डॉक्टरों ने क्लिनिक खोला था। खैर जो भी है, इस व्यवस्था से, मेरी इन बातों से आप समझ गए होंगे कि ये 48% क्यों है। मेरा उद्देश्य ये था आपको बताने का। तो हमें लगता कुछ है, होता कुछ है। ये 48% है, ये इतना खर्च होता है। ठीक है, अब इसमें क्या, ये कारण क्या है इसका? कारण इसका यही है, पहला लिख दीजिए, क्योंकि देखो हम सेंटर की बात करें, स्टेट में अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान के अंदर यदि आप बात करोगे तो चिरंजीवी योजना होती थी, अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया मुझे पता नहीं, थोड़ा सा बताइए। आरोग्य ऐसा सा नाम दिया गया है, जो भी है अब मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, वो नाम बदल के दे दिया, वो स्टेट की है। ठीक है, हम उसकी बात नहीं करें, हम सीधा सेंटर की बात करेंगे। लिख दीजिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन ना होना। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन ना होना, मतलब इंप्लीमेंट ढंग से नहीं होना। कहने का मतलब ये है। अब दो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। एक तो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना प्रारंभ कब हुई, बताने नहीं जा रहा हूं मैं आपको, खुद को पता करना है। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इसके अंदर 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। ठीक है, ये है एक। दूसरा लिखिए, जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र
का स्ट्रोंग नहीं होना, या ऐसे लिखो जन औषधि केंद्र का नेटवर्क कम होना, ये शब्द ज्यादा सही रहेगा। जन औषधि केंद्र का नेटवर्क नहीं होना, ठीक है। नेटवर्क का मतलब क्या है तो सही, जन औषधि केंद्र बहुत अच्छी चीज है। इसमें क्या है, आपको जेनेरिक दवाइयां मिलती है सस्ती दरों पर, तो जो आपको दवाई लिखी गई है आप वहां पे जाकर दवाई ले सकते हो सस्ती कीमत पर। लेकिन वही बात है, आप जहां रहते हो उसके 25-30 किलोमीटर पर वो जन औषधि केंद्र है, तो आप क्या करोगे कि वहां जाके दवाई लेने जाओगे? कभी नहीं होगा जी। आप कहोगे नहीं यहीं से दे दे भाई, वहां कौन जाए क्या करेगा। तो नेटवर्क स्ट्रोंग होना चाहिए, इसका ये कमियां है। अब देखो, ये जो आप प्रभाव देख रहे हो, इसके प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए, कारण तो मैंने आपको बता दिया, और निवारण में क्या है, यही है, यही निवारण है। जो कारण होते हैं ना, वहीं से निवारण निकलते हैं। नेटवर्क बढ़ा दो, स्ट्रोंग कर दो, आयुष्मान योजना के पे इंप्लीमेंट को प्रभावी बना दो, सिंपल सी बात है। ऑनलाइन कर दो, इसमें जो स्कैंडल हो रहे हैं उसकी गहनता से जांच कराओ, ये हो जाते हैं सारे। वो आपके वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके। अब ये जो 48% है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये बहुत गंभीर है। पहला लिखिए, लगभग 5.5 करोड़ भारतीय 5.5 करोड़ भारतीय बीपीएल हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। 5.5 करोड़ भारतीय बीपीएल हो जाते हैं। अब कोई विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उसको किसी तरीके से बीपीएल की श्रेणी से बाहर निकाला, लेकिन बीमारी आ गई तो जो पैसे थे वो वहां दवाई पे लग गए, तो वापस बीपीएल में आ गया वो। समझे बात को? वापस बीपीएल के अंदर आ गया वो। ये स्थिति है। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप अभी जनसभाओं में ये सुन भी रहे होंगे, हमारी सरकार ने 25 करोड़ भारतीयों को बीपीएल से बाहर निकाल दिया, गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। ये 24,000 मतलब 24 कुछ के आसपास है। आप लगभग 25 करोड़ इसको मान सकते हो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार जो होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लिख दीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25 करोड़ भारतीय, 25 करोड़ भारतीय, लगभग 25 करोड़ भारतीय बीपीएल की श्रेणी से बाहर हुए हैं, बीपीएल की श्रेणी से बाहर हुए हैं। चलें, एक तो ये बीपीएल हो गया। अब आप खुद सोच सकते हो खर्चा कितना करेगा, खुद पे कर ही नहीं पाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं भोजन में पोषक तत्वों की कमी, सही है या गलत? पोषक तत्वों की कमी, भोजन में पोषक तत्वों की कमी। अब पैसा ही नहीं होगा तो दाल कहां से खाएगा, चटनी से काम चलाना पड़ेगा। समझे बात को? पोषक तत्व ले नहीं पाएगा तो वो फिर वही एक चेन बन गई। जब पोषक तत्व नहीं ले पाएगा, जो छोटी मोटी जो बीमारियां होती है जस्ट पकड़ लेगी उसको, ऐसे ये स्थिति है। और इकोनॉमिक दृष्टि से, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई हुई है, आप समझ सकते हो, जब आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, आपकी बचत और कहीं लग जाएगी, इसका मतलब आप बैंकों में जमा कराओगे क्या? नहीं करा पाओगे। तो बैंकों में जब जमा नहीं कराओगे तो बैंक की इनकम किससे होती है? जो जमा कराते हैं उनसे तो होती है। तो बैंकों के पास पैसा कम जाएगा, सिंपल सी बात है। ये चीजें हैं सारी। तो कोई भी जो फैक्ट्स होता है, जो भी स्थिति भारत में पैदा होती है, उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है।
वो एक चित्रण आपके सामने पेश किया है ताकि आप एक घटना को बहुत सारे एंगल से देख सको। ठीक, चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।